अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये ज़माना गोया एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ा है जहां हर समत कहानियां अधूरी हैं और रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं। एक पेचीदा खेल जारी है जिसमें किरदार खुद अपनी चालों से खाइफ हैं और माहौल में बेयकीनी की महक तैर रही है। एक तरफ इस्लामाबाद की सरगोशियां रियाद के संग मरमर ऐवानों तक पहुंचते हैं जहां लफ्ज दुआ भी है और हिकमत की धीमी आंच भी, जैसे अंधेरे में जलती हुई रोशनी को खुद को भी मुनव्वर रखे और गर्दोपेश को भी। उधर तेहरान की फसीलों से निकलती सदाएं किसी जख्मी गरूर की बाज़गश्त है जो मुफाहमत के हर दरवाजे को शक की जंजीरों से जकड़ देती हैं। वाशिंगटन के दावे गोया रेत पर लिखी तहरीरी है जिन्हें हर ताज़ा झोंका मिटा देता है और फिर एक नया नक्श उभरता है जिस पर यकीन करना भी एक आजमाइश बन जाता है। कहीं खुफिया मंसूबे खामोश ऐवानों में सांस लेते हैं तो कहीं मिसाइलों की घनघरज सफारतकारी के नखीफ आवाज को दबा देती है। आबना हुर्मज़ एक तंग गुजरगाह नहीं रही बल्कि दुनिया की मईशत की धड़कन बन चुकी है जहां हर गुजरता जहाज ऐसे है जैसे किसी नाजुक उम्मीद का आखिरी सहारा। इन बयानात, तरदीदों और दावों के बीच सच एक धुंधला अक्स है जो हर जावे से मुख्तलिफ दिखाई देता है। कोई जंग बंदी की रोशनी कहता है तो कोई इसे महज एक वक्फा समझता है, जैसे तूफान के बीच आने वाली खामोशी। और इस सब के दरमियान दुनिया एक थके हुए मुसाफिर की तरह खड़ी है जिसकी आंखें अमन के आसमान को तलाश करती हैं, मगर हर समत इसे धुआं, साए और अधूरी कहानियां ही दिखाई देती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हालात की तपती रेत पर। फैसलों के कदमों के निशान अब वाज़ेह होने लगे हैं। मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ईंधन सिर्फ टैंकों में नहीं बल्कि मईशत की सांसों में भी नापा जा रहा है। वफाकी हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के आईने में वक्त को कैद करने की कोशिश कर रही है ताकि बढ़ती कशीदगी के साए में जलते हुए ईंधन को बचाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की आज होने वाली मुलाकात गोया इसी कश्ती के दो मल्लाह हैं जो तूफान से पहले रास्ता तय करना चाहते हैं, जबकि इसाकडार समेत दीगर अहम चेहरे इस नक्शे को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ नजर आते हैं। वर्क फ्रॉम होम की सूरत में दफातर अब दीवारों से निकलकर घरों की दहलीज तक आ रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पहिए सुस्त किए जा रहे हैं और बाजारों की रोशनियां वक्त से पहले बुझा देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है ताकि ईंधन का चिराग कुछ देर और जल सके। सिंध हुकूमत ने कफायतशारी को सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि अमल बनाया है। 3 माह की तनख्वाहें छोड़ने का फैसला ऐसे है जैसे कोई काफिला अपनी प्यास कम करने के लिए पानी बांट दे। शर्जील मेमन के मुताबिक ये वक्त अपने हिस्से की कुर्बानी देने का है जहां सरकारी गाड़ियां भी सड़कों से हटा दी गई हैं ताकि आने वाले कल की राहें महफूज की जा सके। उधर सियासत के मैदान में भी सरगोशियां तेज हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नक्शे बन रहे हैं और हर चेहरा जैसे आने वाले कल की धुंध में रास्ता तलाश कर रहा हो। लेकिन उसी मंजरनामे में एक और कहानी भी सर उठा रही है। पेट्रोल पंप्स की सूरत में जहां खतरा है कि अगर बात ना सुनी गई तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर ये शहर सिर्फ सड़कों का जाल नहीं बल्कि रुकी हुई सांसों का मंजर बन जाएंगे। इसी दौरान हुकूमत एक नई राह तराश रही है, एक डिजिटल जंजीर जहां हर गाड़ी, हर शनाख्ते कोठे में बंद हो जाएगी। जैसे ईंधन भी अब किस्मत की तरह तकसीम किया जाएगा और फिर समंदर के किनारे एक और तस्वीर बनती है जहां बंदरगाहें मसरूफ हैं, जहाज तैयार हैं और खुराक के सफीर दूर दराज मुल्कों की तरफ रवाना किए जा रहे हैं कि शायद इस हलचल में कहीं इस्तेहकाम का एक किनारा भी मिल जाए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे टॉपिक्स। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें चौधरी, असगर चौधरी और किरण खान मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी साहब से इस प्रोग्राम का इस वक्त मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सर, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनका सऊदी वली अहद से एक राब्ता जो है वो हमारे सामने आया है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो है वो पाकिस्तान पे है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पे है, क्योंकि सफारती महाज पे पाकिस्तान की जो एक कामयाबी है उसको पूरी दुनिया खूब सराह रही है। यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, वहाँ पे भी ये बातें जो है वो सुनाई दे रही हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, अब जो जंग है अमेरिका की, इज़राइल की ईरान के ख़िलाफ़, वो एक बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। कैसे? वो ऐसे कि वही अमेरिका जो पहले दिन कह रहा था कि मैं जंग जीत चुका हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से अब जंग जो है वो ख़त्म कर दूँगा। सर, वो तो आज भी यही कह रहे हैं। अब वो उसने 5 दिन का वक्फ़ा मांगा है। बेसिक ये देखें, जो वक्फ़ा है वो ये बेसिक तरला है। आप तरला कह लें, मिन्नत कह लें, जो भी कह लें, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि एक थ्योरी है कि और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि जो इस तरह के बड़े ममालिक होते हैं वो जब देखते हैं कि उनकी पसपाई हो रही है
तो ये तारीख भी है, वो फिर अपने अहदाफ बदलने के लिए कुछ टाइम गेन करते हैं। तो माहिरीन तो यही कहते हैं कि शायद ये टाइम गेन हो रहा है, चूँकि ईरान भी इस चीज़ को बखूबी जानता है। इसके हवाले से जितनी भी प्रेडिक्शन हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो सारी गलत साबित हुई हैं। ये कोई भी चीज़ जो करता है इस किसी से मशावरत नहीं करता, ये सिर्फ किचन कैबिनेट के अलावा बाकी किसी से इसकी कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब की मशावरत नहीं होती। और ईरान में जो जंग हुई है वो भी आपने उनके बयान सुने कि उनको किसी मशीर ने मशवरा दिया था कि ईरान पे जंग कर दें, और इसराइल का भी उस पर बड़ा दबाव था। तो अब सूरत हाल जो है वो दिलचस्प इसलिए हो गई है कि अब इसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, और मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी जो है वो एक ऑफ़र करवाई थी जब ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को। तो उससे पहले जब जेनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे और 26 फरवरी को वो मुज़ाकरात हतमी मरहल में दाखिल हो चुके थे, और 27 फरवरी को उस पर बाकायदा तौर पर उसका हतमी नतीजा आना था। तो फिर अचानक ऐसा हुआ कि 28 फरवरी को सुबह 9 बजे तेहरान पर हमला हो जाता है और उनकी जो मेन लीडरशिप है, सुप्रीम लीडर है, उसको शहीद कर दिया जाता है। तो वो मुज़ाकरात जो है वो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त भी बड़े संजीदा मुज़ाकरात थे। तो बाद में कहा गया कि हमने तो ईरान को एंगेज करने के लिए क्या किया था। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, या जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं हमारा सफारती महाज पे, उनकी ईरानी क़यादत से मुकम्मल राब्ते हैं। इसके अलावा इसहाक डार के जो हैं वो अपने हम मनसब से राब्ते हैं, उन्होंने ईरानी सदर को भी फ़ोन किया वज़ीर-ए-आज़म ने। इसके अलावा सऊदी वली अहद से भी उनकी बातचीत चल रही है, और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के भी जितने वो हैं आला अहदेदार, उनसे मुकम्मल राब्ता है पाकिस्तान का इस वक्त। और इस हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत इस वक्त है सिचुएशन। लेकिन अगर हम करें बात किफ़ायत शारी की, जो कि सर वो अलग से मैं आपसे उस पर अलग से बात करूंगी। सगीर चौधरी साहब, आपने जिस तरीके से बात किया कि पाकिस्तान जो है इस तमाम ये जो सिनेरियो हमारे सामने है इसमें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी जो है वो दिखा रहा है, लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो बहुत ही गैर संजीदा बयान जो है वो दे रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये जंग जो है मैंने शुरू की और इसमें ईरान जो है उसको शदीद नुकसान हुआ है, हमने तमाम तर उनकी जो फौज है उनको ख़त्म कर दिया है, ईरान का सत्यानाश हो गया है। इवन के उनकी जानिब से अगर वो जो बातें रहे हैं वो ये है कि ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया है। दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान की नई क़यादत है, सो जो मैंने रिजीम चेंज की बात की थी अब वो रिजीम चेंज जो है वो हो गई है। तीसरी तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत ही जो उनके करीबी लोग हैं उनकी जानिब से उनको फोर्स किया गया था, तभी उन्होंने ये ईरान पर हमला किया था। मतलब उनके बयान जो हैं उसमें तजाद पाया जाता है, वही संजीदा नहीं है। तो और जो ममालिक हैं जो कि संजीदगी दिखा रहे हैं इन मुज़ाकिरात को लेकर, उनकी संजीदगी किस हद तक जो है वो अब इस जंग को रुकवाने में मौसर साबित हो सकती है? देखिए 21 ममालिक जो हैं जी वो बैकडोर डिप्लोमेसी में शामिल हैं इस वक्त। सिर्फ उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारे, जिसमें टर्किया भी है, जिसमें दीगर ममालिक भी हैं, चीन भी है, रशिया भी है, और बहुत सारे ममालिक हैं। तकरीबन 21 ममालिक ऐसे हैं जो कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इन ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और जंग बंदी की तरफ इनको आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान आ रहे हैं कि हमारे जो है वो ईरान की क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात हैं, और इस वक्त जो क़यादत है उससे हम बहुत मुतमईन हैं। तो वो क़यादत वो कौन सी है? वो मुज्तबा है, मुज्तबा ख़ामेनी है। तो अब मुज्तबा ख़ामेनी की तरफ से तरदीद है, पासदारान इनकलाब की तरफ से तरदीद है, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है इराक अब्बास अराक़ची, उनकी तरफ से तरदीद है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात हमसे हो ही नहीं रहे। तो फिर मुज़ाकरात और हम बात करेंगे भी नहीं। और हाँ, अलबत्ता उनकी ये शराय सामने आई थी कि जी अगर करेंगे तो फिर पहले तो हमसे ये संक्शन ख़त्म होंगे, उसके बाद जो जितना भी हमारा डैमेज हुआ है वो पूरा किया जाए, जो कि नामुमकिन चीज़ है। 6 शराइतें सर उनकी, और 6 शराइत जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर मान लेता है अमेरिका तो डेफिनेटली हालात जो है बदल सकते हैं, जंग बंदी जो हो सकती है। सगीर चौधरी साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सारा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सारा जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि बहुत से ममालिक जो है वो इस जंग को रुकवाने में बहुत ही ज़्यादा संजीदगी जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। कभी क्या उनका जो बयान है वो सामने आता है, कभी क्या सामने आता है। यहाँ तक कह देते हैं कि मैं तो ये जंग करना ही नहीं चाहता था, मुझे फोर्स किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा करीब मेरे लोग थे उनकी जानिब से। फिर ट्रंप साहब जो हैं वो अब मुज़ाकिरात की बातें करते हैं कि भाई मुझसे ईरान की जानिब
से, जो अब की क़यादत है, उसने मुझसे राब्ते किए हैं और वो मुझसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हालांकि ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन तमाम तर बयानात की उन्होंने तरदीद की है। ये दो ममालिक की अगर बात कर ली जाए ट्रंप के हवाले से, अमेरिका की और इसराइल की, तो ये संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि और ममालिक जो है, मुस्लिम कंट्रीज जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, संजीदा भी हो चुके हैं। लेकिन उनके संजीदा होने का क्या फ़ायदा जब ट्रंप इस तरह के बयानात दे रहे हैं? क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं जी। तो वो पहले सोए हुए थे जिस वक्त ये जंग के बादल मंडला रहे थे, और जिस तरीके से ये फलस्तीन में हुआ, फिर गाजा में हुआ, फिर उसके बाद इनकी धमकियां, फिर बीच में जिस वक्त आपने देखा होगा कि जंग शुरू होने से पहले भी बीच में थोड़ी सी झड़पें हुई थी, तो उसके बाद ये सब मुस्लिम ममालिक कहाँ थे जब मुस्लिम ममालिक वो कहते ना कि इनको अपना अब्बा बनाकर नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया हम लोगों ने बोर्ड ऑफ पीस में, जिस वक्त ये शामिल हो रहे थे, तो ये तमाम चीजें कहाँ पर थी? अब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जी, इंडोनेशिया निकल गया अब उससे, वो निकल के अभी बाकी सब भी बस हम अब $1 नहीं दे सकते। तो फिर हमने क्या दिया? हौसला हौसला अफजाई की है हमने इसकी बहुत। या वो जो चुपके चुपके से आंखें मारी थी वो कि हम साथ हैं। सायरा जी, पूरी दुनिया मान गई है पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें, इस वक्त पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, हमारा अज़ली दुश्मन उस पर बात कर रहा है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मैं जानिब से यहाँ कोई पर कोशिश नहीं की गई? पूरे 3 दिन लाइट नहीं थी और मैं भी इनको वो कहते ना कि गालियां दे दे के मान गई कि इनसे ज्यादा इनका गैरत का मादा मर चुका है, कि यहाँ पर आवाम अपनी बेसिक जरूरियात के लिए मर रही है और इनकी लंबी लंबी छोड़ना सुने। बचत तो नहीं कर रहे हैं सीने में कोई बिजली की? जी, तो आप देखिए ना यहाँ पर मतलब आप कहेंगे बात किस तरफ लेके जा रही है? अपने आप यहाँ पर हमें हम जिंदगी और मौत की कश्मकश और जंग रोज हम लोग वो लड़ते हैं, पहले इसको खत्म करा लो भैया। आजकल तो वो एआई का जमाना है, किसी चीज पे भरोसा ही नहीं होता कि ये खबर कहाँ से चली है, कहाँ से नहीं चली, कि फेक न्यूज है या वो न्यूज है। देखेंगे, मैं कहती हूँ कि जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ था अब आपके सामने ही है तमाम वाकयात, और उनको मैं क्या दोहराऊं। एक तरफ से वहां से ये बयानात सुनने को मिलते हैं, ट्रंप साहब तो किसी की कोई बात रखते ही नहीं है, वो भले को मैसेज में उनसे बात करे, बंद कमरे में बात करे, वो बीच चौराहे में लाकर जलील करते हैं। तो ये सारी बातें कर दी, अब मुझे नहीं पता अपना उनका मकसद पूरा हुआ नहीं, ससियानी बिल्ली खंबा नोचे, और अब ये कि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। अभी आपने कहा था कि उनकी कुछ शराइत है, और जो उन्होंने कहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए, तो अभी ट्रंप साहब भी तो खलीजी ममालिक से कितने $1 ट्रिलियन मांग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो कहती हूँ उनके गर्दन पर अंगूठा रख के निकलवाया जाए। तो बंदा पूछे खलीजी ममालिक को कि यूएई से तो उससे पहले जो जी यूएई से तो सब लोग भाग गए हैं, जो सब फेक न्यूज से गुरेज करें। ऐसे या पता नहीं अब फेक नहीं है, रिपोर्टेड है चीजें। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 90,000 हमारे लोग चले गए हैं। तो फिर हमारे $12 अरब का क्या होगा? मेरे $12 अरब का क्या होगा हमारे पाकिस्तानियों के? आएंगे मैडम, आएंगे इंशाल्लाह। आपका और मेरी आंटें और पता नहीं क्या नोच नाच के उन्होंने जमा किए, वो डूब गए। तब भी तो इनकी आनी जानियां देख रही है, वो इतनी परेशानी इस बात की है। मैं आकाशा, मैं मतलब क्या कहूँ आपको, अब आपकी बातों का जवाब तो दे दूं, मगर उन जवाबों से मेरा खुद का दिल मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो हकीकत में जो चीजें हमें नजर आती हैं, जाहिर है हमें तो किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता, ना आवाम को पता होता है। और ये बोर्ड ऑफ पीस में कौन सी शराइत थी, जो लंच किया था उसमें क्या बातें हुई, और उसके बाद जो भाग भाग के बातें होती हैं उसके अंदर क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से तज्जिया करके जो एक आम आवाम सोच रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो यहाँ पर, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, मैं आपको सच बात बताऊं, इन पे भरोसा नहीं है। इन्होंने जो हाल किया हम लोगों का, और चले आप फिर अभी बात करते हैं इस महंगाई और तमाम चीजों पर भी, तो बाकी चीजें जी सारा जिस पे अलग से बात होगी। असगर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जंगबंदी की बातें जो है वो भी जोरों शोर से हो रही है। जंगबंदी के लिए अमेरिका का एक ईरान को 15 निकाती खुफिया प्लान भिजवाने का जो एक इंकशाफ है वो भी सर इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। असगर चौधरी साहब, सवाल आपसे ये होगा कि जो इस तरीके से ईरानी जो वजारत खारजा है उनका एक बयान जो है वो सामने आया कि मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की
पेशकश कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ने जंग का आगाज़ किया और अब भी हमले जारी रखे हुए हैं। ये भी वो कह रहे हैं और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसलसल हमलों के दौरान मुज़ाकिरात की बातें जो हैं वो नाकाबिले यकीन हैं। तो बात भी सही है कि एक तरफ आप मुज़ाकिरात की बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, उनको इंगेज कर रहे हैं कि भाई हमारे मुज़ाकिरात करवा दो, इस जंग को ख़त्म करवा दो, इसको बंद करवा दो, और दूसरी तरफ आप मुसलसल ईरान पर हमले भी किए जा रहे हैं। मतलब आप किस किस्म की जंग बंदी करना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। एक तो सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि वो हमारी बहनें सायरा बानो साहिबा उनकी बिजली आ जाए ताकि करंट सूरत हाल उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा हो। देखिए उन्होंने एक जुमला कहा, बसद एहतराम मुझे उसके ऊपर इख्तलाफ है। मुस्लिम शावर हमें इस तरीके से इस तरह के जुमले बिल्कुल नहीं अदा करने चाहिए, वो भी नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के। इख्तलाफ आपके हैं, बिल्कुल हैं, हाँ, और हमारे हमेशा से आपस में इख्तलाफ रहे हैं। उन्होंने एक हवाला दिया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, वो शिया सुन्नी वाला चूरन, वो चूरन उन्हें शायद पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, वो चूरन बिल्कुल बिकना शुरू हो चुका है और मार्केट में वो आ चुका है। वो नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो सियासत भी होगी, साफत भी होगी। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया ना तो शायद कुछ लोग तो कहीं और किसी जजीरे के ऊपर चले जाए, लेकिन हम जैसे पाकिस्तानी हैं उनके ख्याल ने यहाँ पर ही रहना है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला इस मुमलिकत को महफूज रखे। दूसरी बात यह देखें, बड़ी कोशिश थी इस जंग के अंदर, और यहाँ इसी प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के हम अक्सर और बेशतर ये बातें करते रहे हैं कि जब ईरान जवाब देगा तो फिर उस वक्त दुनिया को लग पता जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप के सारे अंदाजे गलत साबित होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। सॉरी, आपने बात की ना जंग की, वो शराइत रख रहे हैं। असल में जंग अमेरिका के लिए एक कंबल बन चुकी है और वो उस कंबल से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, मगर कंबल अब उनकी जान नहीं छोड़ रहा है। जो कुछ वेस्टर्न मीडिया ने कुछ चीज़ें ये रिपोर्ट भी की हैं कि गालबन पेंटागन और CIA की मंजूरी के बगैर ये सारा कुछ हुआ था, और हुब्बे नेतन्याहू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कदम तो उठा लिया। अब अमेरिका के अंदर ये भी आ रही है कोई आवाज़ें कि उनका कोई आर्टिकल है कि उसके ऊपर अमल करें और वाइस प्रेसिडेंट को जो इख्तियारात दें। ये आवाज़ें अब उठना वहाँ पर शुरू हो गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब सफारतकारी की है। अगर हम ये उन्हें क्रेडिट ना दें तो ये ज़्यादती होगी बिल्कुल। और पाकिस्तान ने साबित किया है कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क का मुफाद अजीज़ है। मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब यमन के मामले के ऊपर पाकिस्तान को अंगेज करने की कोशिश की जा रही थी और सऊदीया की जानब से ख़ासा हमारे ऊपर दबाव भी था कि हम उस मामले में अंगेज हो जाएं, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने आप को यमन के मामले में अलग थलग रखा। यहाँ पर भी यही बात है। इवन के देखें, आपका तो सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई माहिदा है, फिर जब ईरान की जानब से मुसलसल, और मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि अन्य वाह किस्म की मिसाइलों की बारिश खलीजी रियासतों के ऊपर हुई, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था कि ना सिर्फ ईरान के साथ उन्होंने एंगेजमेंट की और उन खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ एंगेजमेंट की कि मुबादन ये लड़ाई कहीं इन अब ममालिक में ना शुरू हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज़ में, और बीच में इसराइल भी बाहर निकल जाए और अमेरिका भी निकल जाए, और अपना ज़ाहिर है कि उन्होंने तो फिर असले की मंडियों के मुंह खोल देने और यहाँ पर धड़ाधड़ अपना वेपन उन्होंने बेचना है, और ये मुस्लिम ममालिक उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह इराक और ईरान की एक बड़ी तवील जंग हुई थी। ये पाकिस्तान की समझदारी है, तुर्किया है और मिस्र है कि जिन्होंने किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। गो कि आज हमारे दफ्तर खारजा का एक बयान जो था ना, बड़ा अहम बयान था वो कि मेहरबानी करें, ये इंतहाई असास नौइयत का मामला है, और उन्होंने हमें मुखातब करके ये कहा था कि उसके ऊपर अपने अंदाज में एंगलिंग देने की कोशिश ना करें, ख़बरें बनाने की कोशिश वो ना बनाएं। अब बात क्या है कि अमेरिका ने तो कब कहा, ज़रा ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। आकाशा वर्किंग डे शुरू हो रहा था और जब मार्केटें खुलने से 2 घंटे कबल प्रेसिडेंट ट्रंप, जो पहले 48 घंटे की एक धमकी दे चुके थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अचानक उन्होंने अबाउट टर्न लिया और 5 दिनों की उन्होंने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। उनका इसका फ़ायदा जो था उनकी ऑयल मार्केट को हुआ, उनकी स्टॉक मार्केट और पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट से वहाँ पर हुआ कि कुछ न कुछ मुस्बत वहाँ से ख़बरें आना शुरू हुई। बीच में पाकिस्तान
पता नहीं किस हद तक एंगेज कर रहे हैं। हम मुसद्दका इतलात तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो बात वही है कि हमें फेक न्यूज़ से गुरेज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का किरदार है, चाइना ने इसको बड़ा सराहा है। और फिर एक और मुझे बात बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं इनका क्या किरदार हो सकता है, और बड़ी ये डिबेट आजकल चल रही है भाई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो वो एक ट्वीट करते हैं उसको रीपोस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पाकिस्तान का कोई किरदार है। व्हाइट हाउस का तर्जुमान ये कह चुका है कि पाकिस्तान का इसके अंदर बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान कुछ चीज़ें कर रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने तो कोई 15 किस्म की शर्तें रख दी हैं भाई। फंसे हुए आप हैं और शर्तें आज भी आप रख रहे हैं। इधर से जो ईरान ने शर्तें रखी हैं, अब जब बातचीत होगी तो फिर होगी ना। गो के जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जिस तरह जो शरायतें वो भी नामुमकिन है कि पूरी हो, इसी तरह ईरान की भी मुमकिन नहीं है कि पूरी हो। अब किस तरीके से मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी शर्त मतलब उसमें कि ये वाली मानी नहीं जा सकती कि जनाब आप पूरे खित्ते से अमेरिकी अड्डे खत्म कर दें। जो खलीजी ममालिक में जितने भी अड्डे हैं, अब ये ईरान की एक शर्त है। मतलब आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता? नहीं ना हो, ट्रंप ऐसा करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसने तो यहाँ पर तसल्लुत जमाने के लिए, हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा करने के लिए इस खित्ते में आया था। और उस वक्त उसका जो सबब बना था वो मरहूम सद्दाम हुसैन बने थे, जब उन्होंने कुवैत के ऊपर चढ़ाई की थी और फिर अमेरिका को मौका मिला था और पूरी दुनिया को लेके वो इस खित्ते में आए थे। और फिर क्या जी केमियावी हथियार बना रहा है इराक, और लाखों लोगों को वहाँ पर कत्ल किया गया। क्या ये जंगी जराइम नहीं है? आज तक साबित ही नहीं हो सका कि वहाँ पर कोई हथियार बना रहा है। तो वो तो एक उन्होंने अपना कब्जा जमाना था और आप कब्जा जमा चुके हैं। आपने खुद एक, मैं नहीं समझता एक सऊदी अरब के अलावा किसी भी कंट्री के अंदर इतना हौसला हो कि अमेरिका को कहे नहीं 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 आप यहाँ से अपने अड्डे हटाएं, अपने अड्डे यहाँ पर ख़त्म करें। वो तो वहाँ तक बैठ चुके हैं। आप उसकी तो कोशिश है कि मज़ीद वो हमारे ताफ्तान के बॉर्डर तक आ जाए। लेकिन ये ईरानी अवाम थी और जिनकी एक तारीख का हमने भी यहाँ पर बैठ के जिक्र किया था कि वो लड़े और दिल खोल के लड़े, क़यादत को मरवा दिया, लेकिन उनका जो दफा था ना वो किसी लम्हे कमज़ोर नहीं हुआ और उसने कंफ्यूज करके रख दिया अमेरिका को। वो समझ रहे थे बस ये तो हमने एक अटैक किया है, ये सारे मारे गए, अब रिजीम चेंज होगी, लोग सड़कों पर आएंगे, खुशियां मनाएंगे। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो नई क़यादत आई है इसका मतलब है रिजीम चेंज जो है हौसला दे रहे हैं ना अपने लोगों को, हौसला दे रहे हैं। सर हौसला वो खुद को दे रहे हैं, अपने लोग तो उनके खिलाफ इस वक्त खड़े हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। किरण क्या समझते हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ईरानी सफीर हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी किस्म की कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है। क्या पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाना हकीकत बयान कर रहा है, वाकई ऐसा है, या डिप्लोमेटिक के खेल का हिस्सा जो है वो बनने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसके बरक्स हम चीज़ें देख रहे हैं कि ईरानी दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, वो भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात की बात जो है वो नहीं हो रही अमेरिका के साथ। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भी यू टर्न लिए जा रहे हैं। किस नज़र से आप देख रहे हैं सबको? देखिए आकाशा, पहले तो आपने कहा कि ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, तो ट्रंप साहब ने गुज़श्ता उनके कुछ टाइम से आप देख लें तो अपने ही बयानात में तजाद पाया जाता है। जहाँ तक बात रही कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखिए मुसद्दका तौर पर तो ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो मुल्क की सफारतकारी होती है वो आपको बताती है कि किस स्टेज पर क्या बातचीत हो रही है और क्या नहीं हो रही। और पाकिस्तानी सफारतकारी को इस वक्त देखा जाए तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो मालिक अपना बेहतर किरदार इस सारे सिनेरियो के अंदर अदा कर सकते हैं वो कोशिश करें। देखिए हित्ते में कहीं भी जंग हो तो वो हित्ते के लिए आप समझे कि मुस्बत कभी भी साबित नहीं हुई। अब देखिए उसका अल्टीमेटली पूरी दुनिया के ऊपर जो असर आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, आज पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे थे कि भारत के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा तवानाई की और सप्लाई की किल्लत भारत के अंदर पैदा हो रही है और उनको अपने पेट्रोल पंप के ऊपर पुलिस को खड़ा करना पड़ा है जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर कोई दंगा फसाद ना हो जाए, वो चीज़ें ना हो जाए। ऑल दो क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास अब 15 दिनों का स्टॉक जो है वो मौजूद है, लेकिन बात जहाँ पर और भी बहुत सारी है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार पूरी दुनिया में अदा कर रहा है और जंग बंदी करवाने में पाकिस्तान चाहता है। देखिए सालसी का किरदार जो अदा करना होता है ना वो सबसे बड़ा होता है और वो अपना इटसेल्फ बोलता है कि हम अब बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखिए डायरेक्ट तो अब जो दो मुल्क लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो खुद तो आके टेबल पर नहीं बैठते। जब आपके दोस्त ममालिक होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं या फिर आपके ब्लॉक
ब्लॉक्स होते हैं, डेफिनेटली हर मुल्क इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा है, तो हर ब्लॉक की कोशिश होती है कि उसकी डोमिनेंस हो, वो विन करे। तो उस लिहाज से अगर बात करते हैं तो जो फिर चाइना है, तुर्किया है, कतर है, इवन कि सऊदी अरेबिया है, फिर पाकिस्तान है, तो जो ममालिक चाहते हैं कि ये बंद हो, क्योंकि बंद नहीं होगी तो फिर पूरी दुनिया किस तरफ जाएगी अब वो हम सब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब नाए हुरमुज़ मुकम्मल बंद तो नहीं है, लेकिन जुज़वी उसकी बंदी से आप सोचें कि इतने बुरे असरात अगर दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर अगर मुकम्मल बंद हो जाएगा तो फिर तमाम ममालिक कहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा इस सारी सिनेरियो में उठा रहा है तो वो चाइना है। आप कहेंगे कि चाइना कैसे, चाइनीज़ करेंसी की जो आप कह सकते हैं अहमियत वो इस वक्त बढ़ चुकी है, क्योंकि जो तेल, गैस और ऑयल की ट्रेडिंग हो रही है अब नाए हुरमुज़ से, वो चाइनी करेंसी में फ़र्स्ट टाइम आपकी हिस्ट्री में हो रही है। तो वो एक उनके लिए एक अच्छी चीज़ है और वो उस चीज़ के ऊपर खुश भी होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो वो मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने भी आ चुकी हैं, और इंडिया इस वक्त जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ईरान की बात है, देखिए ईरान तो अपना डिफेंस इंडिया हर में मुल्क तो का, हमने ये हालात देखे ना, उससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हालात जो थे वो किरण स्टार्ट से ये चीजें जो है हमारे सामने आ गई थी। वहाँ पे एक बोझ है, एक और बोझ जो है वो डालने की भी तैयारियां जो है नहीं मुकम्मल देखिए कर ली गई हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने आपने चांद रात को जो उन्हें खिताब किया वो देखें, उनकी मेहरबानी है कि उनके पास समरी गई तो नहीं की, अगर वो कर दे फिर वही वाला बयान है कि हम कर देते तो आप कौन सा रोक सकते थे। तो ये बयान तो फिर देखिए उनकी मेहरबानी, हम तो फिर यही कहेंगे ना कि जी उनका हम पे एहसान है कि उन्होंने नहीं किया। देखिए आम आवाम हम जैसों के ऊपर ना ये बोझ फिर बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता, जहाँ पे एक और बोझ की तैयारियां जो है वो आवाम कर लें। बहुत शुक्रिया किरण, आपका पॉइंट आ चुका है। लेकिन इस दौरान हम ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन देख रहे हैं कि ईरान शुमाली कोरिया के जो किम जोंग हैं उनका भी एक बयान जो है वो हमारे सामने आता है। हम देख रहे हैं कि जब से जंग स्टार्ट हुई है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हमें दिखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे इस तरह के बयानात जो है वो हमारे सामने आते हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जंग ने साबित किया कि शुमाली कोरिया ने जौहरी कुव्वत रखकर एक दुरुस्त फैसला किया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया का जो हथियार रखना दुरुस्त ज़रूरी एक फ़ैसला था। जौहरी हथियार जंग रोकने और ख़ुद मुख्तारी बरकरार रखने ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो ये है कि ज़रूरी समझा जा रहा है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि गैर जौहरी ममालिक अमरीकी हमलों या दबाव का शिकार हो सकते हैं। सो इस वजह से शुमाली कोरिया का एक खुश आइन फैसला जो बहुत पहले किया जा चुका था, बहुत ही ज़्यादा खुश आइन जो है वो आज के वक्त में साबित हो रहा है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। एक वो मुल्क है जहाँ पर जंग को आज 26वां दिन है, दूसरी तरफ वो मुल्क है यानी पाकिस्तान जहाँ पे ये जंग स्टार्ट हुई थी तो साथ ही हमने देखा कि आवाम पर एक बोझ जो है वो पेट्रोल की सूरत में, पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में डाल दिया गया था। एक तरफ हम देख रहे हैं वो मुल्क जहाँ पे जंग जो है इस वक्त हो रही है, और वहाँ पे इस तरह का ईरानी दुकानदार की जानिब से एक बयान जो है वो सामने आना, जो चाहिए ले जाए, जंग के बाद अदायगी कर दें। ईरान में मुकामी दुकानदार के पैगाम ने सोशल मीडिया पर एक धूम जो है वो मचा दी है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम पर बोझ डालने की यानी पेट्रोल का एक बोझ डालने की तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से ज़ोरों शोर से जारी हैं, और आवाम जो है वो सोच रहे हैं कि नई जो पेट्रोल की कीमतें आएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें आएंगी, उस पर एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो गुजारना। सगीर चौधरी साहब, किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? देखें, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो बहुत एक दिल पर भारी पत्थर रख कर किया गया है। सर वो तो हमेशा होता है, और वो पत्थर जो है वो तलाश भी कई लोगों ने कर लिया है कि जो पत्थर वो दिल पे रख के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हैं। और अभी पत्थर जो है वो कहीं ईरान के किसी इलाके में पड़ा हुआ था, तो ये जो है वो असरात पाकिस्तान में पड़ गए और 63 रुपये हमने फ्यूल की कीमत बढ़ा दी। वो हमें जो छक्का लगा हुआ है 170 अरब का, वो पाकिस्तानी अवाम जो है उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। फिर उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा कि हाई ऑक्टेन की कीमतों में 200 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया। कहा गया कि ये लग्जरी गाड़ियों पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो है वो हमें 9 अरब रुपये माहाना
जो है वो उसकी बचत होगी और वो हम आवाम की सब्सिडी पे के लिए जो है वो रखे हुए हैं हमने, उस पे खर्च करेंगे। वो तो खैर हमें नहीं पता कि कौन सी सब्सिडी दी जाएगी, फिर कहाँ पे खर्च होंगे। और देखें ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये तो हर शहरी की एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप इस पे बेजा लगाएंगे, इसके टैरिफ लगा देंगे या इसकी मसनूआत में इजाफा कर देंगे कीमतों में, तो मुझे ये बताएं कि अभी जो ईरान है वहाँ पे अभी भी जो जहाँ पे जंग लगी हुई है वहाँ पे फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो 8 रुपये बिकता है, 8 रुपये पाकिस्तानी फ़ी लीटर। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जंगज़दा मुल्कों की बात नहीं मैं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जिसमें दुनिया में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है, टॉप पे है। उसके बाद भारत आता है जिसमें गालबन 302 रुपये फ़ी लीटर है और उसमें अब उन्होंने कोटा मुकर्रर किया है क्योंकि गाड़ियां हैं। तो अब पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि गाड़ियों की अब वो एक ऐप मुतारफ़ करवा रहे हैं, डिजिटल ऐप होगी, उसमें गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, फिर वो उसके हिसाब से आपको वो कोटा मिलेगा। और उसी तरीके से मैं तो कहता हूँ कि आकाशा मेरे पास एक आइडिया है जी। वो मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा। मेरे पास आइडिया ये है कि हमें अब साइकिल पे आ जाना चाहिए। पता क्यों? देखें सेहत फ्रेंडली है, माहौल फ्रेंडली है, देखें माहौल फ्रेंडली है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और डेनमार्क का मैंने विजिट किया, डेनमार्क में आपको बताऊं दिलचस्प सूरत हाल है कि वहाँ पे 60 लाख लोग हैं और 70 लाख साइकिल हुए वहाँ पे। तो वहाँ पे हर बंदा दफ्तर भी साइकिल पे जाता है। और सर आपको हमेशा मैंने देखा, मशवरे तो आप बहुत देते हैं लेकिन आप खुद उन पे अमल नहीं करते। जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम करेंगे ना, हम तो करेंगे, आप भी साइकिल पे ये लागू करें, हम साइकिल लेंगे और हम दफ्तर साइकिल पे आया करेंगे और ये जरूरी है। और अब देखें बहुत ज्यादा है, आप गधे एक्सपोर्ट करते हैं, गधा गाड़ियां लॉन्च करते हैं। चलें असगर चौधरी साहब आपका भी पॉइंट सुन लिया, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब। सायरा जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ये सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज फिर वही बात हो रही है। हमें एक तरफ ये बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ मुमालिक हैं, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और जहाँ पर तेल की किल्लत जो है वो सामने आई, तो इसमें भी बहुत सारे मुमालिक ने हमारा साथ दिया और हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो यहाँ पर वो तेल जो है उसी तरीके से कासिम पोर्ट पे तमाम तर चीज़ें जो है वो पहुँच रही हैं। सो अवाम ने घबराना नहीं है। जब ये बात हमारे सामने आती है उसके बाद ही हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। सो कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, दिल पे पत्थर रख लिया है, रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। सो अब अवाम की नींदें भी हराम करने का वक्त हुआ चाहता है। क्या कहेंगी? वो दिल का पत्थर फिसलते हुए इनकी खोपड़ी पे क्यों नहीं गिर मतलब उस भारी पत्थर के नीचे खुद क्यों नहीं आ जाते? ये मुश्किल फैसले, मतलब आपने कहा कि अवाम मुश्किल दौर से, अवाम बेचारी तो पिछले 77 साल से मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रही है। आपने भी जंग का जिक्र किया, हम तो 77 साल से जिंदगी और मौत की वो कहते हैं कश्मकश की जंग लड़ रहे हैं। जब से पैदा हुए, जब से आंख खुली है, जब से ये जंग में मोड़ पे बाकी ये इनकी इस किस्म की ये जो वो कहते हैं कि ये बातें चलती रहेंगी। वो कभी अपने कपड़े बेचते हैं, कभी कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है। दिल तो मेरा चाह रहा था, मैं उस दिन असेंबली में नहीं थी कि वरना पैसे दे देती कि ये ले, मैं दे रही हूँ जहर खाने के पैसे, जहर खाने। आप अभी आपने पेट्रोल की बात की, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी तो इनके पास है, जो ब्यूरोक्रेसी को दिया हुआ है, जो हमारे वुज़रा के पास इसके पास है। और आपने इनका प्रोटोकॉल देखे, आप मतलब ये अवाम का वो कहते हैं कि खून चूसना कब छोड़ेंगे कि ये इतने पैसे बच जाएंगे, वो 9 अरब हो जाएंगे। अब पकड़ पकड़ के सुना है कि हाई ऑक्टेन में पेट्रोल मिला मिला के अगर कोई शहरी अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवा रहा है तो अब उसमें ये मिलावट हो रही है। और उसके बाद ये तमाम जो हिस्सा है, ये पेट्रोलियम जो कहते हैं ना कि जो लोग बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री है, ये उसका बहुत बड़ी गेम है। और ये जो हिस्सा है ना, ये सब में बटेगा। अवाम के इनको कोई वो कहते हैं ना दुख दर्द कोई कुछ नहीं। 2 दिन से मतलब यहाँ पर मैं आई हुई थी, यहाँ पर गांव में, यहाँ पर लाइट नहीं थी, सोलर जवाब दे गया, जनरेटर जवाब दे गया। इतना वो अब कितना हम लोग वहां से तेल लें, यकीन नहीं करें कि रुआ इनको बद्दुआ दे रहा था कि अपने मुल्क की आवाम बिलक रही है, ना साफ पानी, ना सेहत, ना पेट्रोल, ना बिजली। इन्होंने जिन्होंने बिजली के कारखाने लगाए हैं, खुदा इनको करे। मैं कहती हूँ कि ये 2000 बने, आमीन। ये जो
ये जो नून लीग, ये पीपल्स पार्टी और इसमें हमारे के जो आईपीपीस के प्लांट है, खुदा इनका, मैं कहती हूँ इनका कबर जो पेट है ना, वो कबर की मिट्टी भी ना भरे। इन्होंने जीना आजाद कर दिया। फिर आप मुझे कहते हैं रात, आप यकीन नहीं करें कि मुझे लग रहा था कि जैसे ना मेरी नस फट जाएगी। और मुझे, मैं चलते हुए घूम रही थी गर्मी में बाहर, और पूरे सब लोग जाग रहे थे। मैं छत पर जाकर देख रही थी, जो बच्चे बिलक रहे, जो आवाजें आ रही सारा गाँव में से। और हर कोल हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, तो आपको बिजली क्यों नहीं मिल रही है फिर? सर बिजली आप मेरे सांगड़ में, मेरे आसपास टंडो आदम, झोल, बोबी, मेरे पास सात ये गैस फील्ड है। जी जी। और मेरे पास गैस नहीं है। हम लोग सिलेंडर जलाते हैं या बाहर लकड़ियों का चूल्हा रखा हुआ है। गैस 2-2 घंटे के लिए वहां पर आती है, सुबह आती है, दोपहर आती है और शाम आती है। किस किस चीज को रोए? तो इनके लिए रुआ इनको बद्दुआ दे रहा था। और यकीन नहीं करे, मेरा दिल में सोच रही थी कि अभी कोई मुझसे अगर मुहब्बे वतनी का सवाल करता ना मेरे सामने आके, मैं अपने हाथों से उसका नरखरा निकाल लेती और मैं कहती हूँ कि मैं बोटी टिक्का कर देती। लेकिन फिर मुझे बताए कि मोहब्बत, आपकी बात सही है, धरती अपनी है, तो ये लोग कौन होते हैं हमसे मुहब्बे वतनी का सवाल करने वाले? मुझे एक बात बताएं, कभी कहते ना मोहब्बत दुनियावी मोहब्बत भी होगी, तो बेटा खाली पेट मोहब्बत नहीं होती। आपने ये फिक्र सुना होगा। जी जी। तो जब सहूलतें ही नहीं है, जब जीने के लिए मर रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो हमारे तमाम उन चीजों पे खर्च हो जाता है। तो आपने सारा बानो साहब, आप अपोजिशन की जमात है, फिर आकाशा कहेगी मैं मुदाखलत कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम का जो चूरन था, साइल और वसाइल पर जो इख्तियार था, तो फिर अगर पीपल्स पार्टी और फिर सिंध की इतनी बड़ी हुक्मरान जमात हमेशा से हुक्मरान ही रही है, तो फिर वो कहाँ पर गई वो 18वीं तरमीम और साइल और वसाइल पर इख्तियार, अगर आपको गैस नहीं घर में मिल रही तो? नहीं मिल रही। इनके ड्रामे होते हैं, आप देख लें कि पेड लोग रख रहे हैं और उसके बाद वो आपका बयानिया लड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोशल मीडिया पे अभी कराची चल रहा है। अरे भाई, ये तो पूरा बाकी जो सिंध है उसका क्या, यहाँ पर 4 चीजें बना के उसकी नुमाइश की जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप सेहत के हालात देख लें, यकीन नहीं करें कि इतने बुरे हालात हैं। हमारे यहाँ तो आप समझ लें कि गुंडागर्दी चल रही है। अब हम कहते हैं कि अगर अब आमना सामना हुआ, मैं बता रही हूँ, जिले सांगड़ और खैरपुर के बाद ये खाना जंगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने हमें, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एंड तक, वो पंजाबी कहते हैं ना, पारवी नक्को नक गए हैं, कि नक्को नक हम लोग इनसे भर गए हैं। इनके वो कहते हैं कि टाउन कमेटी के चेयरमैन, इनके नाजिम, इनके एमएनए एमपीए, इनका पेट नहीं भर रहा। ओजीडीसीएल गैस कंपनियों से पैसे ये ले रहे हैं, उनके फंड ये खा रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के फंड ये खा रहे हैं, वफाक से फंड ये खा रहे हैं। ऐसे आप यकीन नहीं करें। और फिर लोगों के वोट भी खा रहे हैं, लोग वोट तो दे रहे हैं ना मैम। लोग वोट खा रहे हैं। आइस गुटका, इनकी मेरे चलें सायरा जी, वहाँ के तो आपने हमें हालात बता दिए। इसका चौधरी साहब कुछ यहाँ के भी मखदूम जमील जमात से शुरू हो, शाजिया मरी, एनी मरी, अलाउद्दीन जुनेजो। चलें असगर चौधरी साहब आपकी तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि सायरा जी ने तो वहाँ के हालात जो हैं वो इस वक्त हमें बता दें कि वहाँ के हालात जो हैं इस वक्त क्या चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर एक गौर जो है वो इस वक्त जारी है। और क्या आप समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन दरअसल आवाम पर मजीद एक बोझ डालने की कोई साजिश है, या एक नया बोझ डालने की तैयारी जो है वो की जा रही है? आवाम को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इस पर क्या असरात जो है मुरतब होने वाले हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा जी। देखें, जो सायरा बानो साहबा का और मेरा दर्द मुश्तरका है, ठीक है, वहाँ पर यह है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल मिलता है, और लेकिन वो जो नाके लगे होते हैं ना पुलिस के, उधर ही खर्च हो जाता है। इन्होंने बात की जी कि हमने कफ़ायशारी पॉलिसी अपनानी है, हमने अपने तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से चोई साहब ने बात की कि बारी पत्थर, मुझे तो अंदाज़ा है कि सिर्फ बारी पत्थर नहीं था, बल्कि बहते आंसुओं के साथ शायद ये फ़ैसला किया गया हो। इतना मुश्किल फ़ैसला। आप ज़रा थोड़ी सी हक़ाइक़ आप देख लें कि हाई ऑक्टेन के ऊपर आप तकरीबन 300 रुपये पर लीटर, वो एक जिसे असगर चौधरी साहब उस पे हमारे और भी जो सर उस पे और भी एक्सपर्ट बात कर चुके हैं। मैं चाह रही हूं कि आप थोड़ा सा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, लॉकडाउन के ऊपर ही चले देखें। अच्छी बात है। हम तो वैसे भी देखें, हम काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम घरों में ही रहें, घरों से बैठ के काम करें। इम्प्लीमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे अपने सरकारी इदारों के ऊपर,
निजी इदारों को कौन रोकेगा भाई? बिल्कुल। मुझे बताएं ना, अब जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो फिर आपकी जो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमने कुछ चीज़ों को महफूज रखना। आपने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। मुझे ये बताइए कि अगर एक नाके के ऊपर 250 से 300 गाड़ियां खड़ी हैं और वहाँ पर उन्हें आधा घंटा 1 घंटा लगता है, तो वो कितना फ्यूल वहाँ पर ज़ाया हो रहा है। कभी किसी ने एदाद शुमार इनको लेने की कोशिश की है? ठीक है, पॉलिसी दे दी आपने जी, हाँ बिल्कुल ये लॉकडाउन होगा, हमने गाड़ियाँ ग्राउंड कर देनी है, हमने गाड़ियाँ लेके चलनी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर संजीदगी से इम्प्लीमेंट भी आपको करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर में भी लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा था, महदूद पैमाने पर हुआ था, कोविड के दिनों में बड़ा वो कामयाब रहा था। आप चाह रहे हैं जी कि आप हमें कार्ड्स दे दें, वो या कोई ऐप दे दें और महदूद कर दें जी कि नहीं, आपने हफ्ते में सिर्फ आपको 2 लीटर पेट्रोल लगेगा। अब मुझे बताइए कि मेरे जैसा रिपोर्टर क्या करेगा जिसे 3 दफ़ा तो सोहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागना पड़ता है और वो मौसूफ वक्त के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू नहीं करते। तो ये मसाइल यहाँ पर रहेंगे। एक चीज़ में आपको नहीं, साइकिल अगली ऑप्शन मैंने आपको गधा गाड़ी का भी दिया था, वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देखें, एक चीज़ में बिल्कुल तारीफ करूँगा स्पीकर अयाज सादक की। आज मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर गया, 70% लाइट्स वहाँ पर ऑफ थी, इवन के दफातर की भी। दफातर के अंदर अगर 10 है तो 2 लाइट्स वहाँ पर जली हुई थी, लिफ्टें सारी। सर यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। और फिर स्पीकर साहब आज हैरत अंगेज तौर पर आगे उनके वो मोटरसाइकिल था हमारे ट्रैफिक पुलिस वाला और पीछे वो करोला गाड़ी थी जिसमें स्पीकर साहब थे। हालांकि सारा बानो साहब को तो पता है, और भाई हरटो बच्चों की सदाएं होती हैं, लंबे लंबे हूटर होती हैं, 4-6 गाड़ियाँ, 2-4 जो है वो सिक्योरिटी वाले होते हैं और एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब यह स्पीकर साहब करोला के ऊपर किस तरह, तो पता चला कि बाकी गाड़ियाँ उन्होंने ग्राउंड कर दी हैं और वो करोला के ऊपर आए। अब मिसाल में इसलिए देना चाह रहा हूँ कि अगर स्पीकर साहब ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे स्टाफ की गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी कर दी हैं पार्किंग में, वो गाड़ियां बंद है, लिफ्टें जो थी 50% लिफ्टें बंद कर दी हैं, तो मुझे ये बताइए बाकी क्यों नहीं कर सकते? सर वैसे भी कफायतदारी जो है उसको बंद करना चाहिए। सेनेट ने ये क्यों नहीं किया? ये सवाल है ना। कोई कोरोना आ गया, कोई ऐसी वबा आ गई जिसकी वजह से आप इस तरफ जा रहे हैं, वैसे भी पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, एक आदमी के हालात है, तो डेफिनेटली कफायतदारी जो है सारा साल जो है वो रहनी चाहिए। किरण, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस हवाले से कि हम देख रहे हैं कि दुकानें रात 10 बजे बंद करने और वर्क फ्रॉम होम की एक तजावीज़ जो है वो भी पेश की जा रही हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत मौशी बहरान हल करने जा रही है, मतलब ये चीजें समझ से बाहर हो चुकी हैं, या लॉकडाउन के जरिए महंगाई और बेरोजगारी को मजीद बढ़ाने की एक कोशिश जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है? आकाश, यहाँ पर एक सवाल आपने किया, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि हम किसी मौके की तलाश में होते हैं कि ऐसी सिचुएशन बने, कोई जंग हो या कुछ भी इस तरह की कोविड हो जाए, तो हम उसमें ही कफायत जारी करेंगे। कफायत जारी तो आपने अपने मुल्क को देखते हुए, अपनी माशरत को देखते हुए पूरा साल करनी चाहिए आपको। ये चीज़ें तो वो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट जो अगर गरीब आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर आप लोग जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उसको फिर पूरा साल चलाने के बाद सिर्फ चंद दिनों को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। सगीर साहब ने बात की है कि यहाँ पर चले सरकारी जो दफातर होते हैं उनमें तो वैसे ही 2 दिन की छुट्टी होती है, वहाँ पे मुलाजमीन अपनी मर्जी से आ रहे हैं, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो प्राइवेट जो इदारे हैं या प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, बाकी चीज़ें हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या आपको जो मुझे भी, हम भी क्या उसमें शुमार होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने चलना है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि स्कूल के बच्चे जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई मुतासिर हो रहा है, देखिए 365 दिनों में से सिर्फ 50 दिन अब बचे। सर्दियों की छुट्टियां, बड़े दिनों की छुट्टियां हम देखते हैं जी, अभी एहतजाज है, छुट्टियां दे रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया तो छुट्टियां दे रहे हैं, जंग हो गया तो छुट्टियां दे रहे हैं, बड़े दिनों की तालीम, सब तालीम का शुबा वो है जिसको आपको किसी सूरत पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दुनिया भर में देखिए, दुनिया भर में आकाशा डिजिटल जो है ना, वो दुनिया भर में अब है, लोग घर में तालीम को ज्यादा प्रेफर करें, लेकिन वो एक मेयार है। आपके यहाँ तो अभी तक ना इंटरनेट की सहूलत सही तरह से, आपने कहा कि जी एक, मैं ऐप का नाम नहीं लेती, उन्होंने कहा जी कि एक जो है वो हमने 5G लॉन्च कर दिया। बिलीव करें मैं उसी की यूजर हूँ और अभी तक हमारा 4G उससे बेहतर चलता था। 5G होने के बाद तो हम उससे ज्यादा नुकसान में, घाटे में आ गए। तो जहाँ पर तो मिसाइल ही मिसाइल हैं कि हम किन किन मिसाइल को रहे। इंटरनेट नहीं है तो जो बच्चे जूम पे क्लासेस लेंगे, जब बाकी ऐप्स पर लेंगे उनका क्या बनेगा?
बनेगा, ठीक है, आपका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, फिर आपके पेट्रोल, आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया तो जो बाकी आएंगे उनका क्या कसूर है, उनको कौन पेट्रोल देगा। तो देखिए तालीम यहाँ पे मुतासिर है, बाकी शुबे पहले ही अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई ऑन ही नहीं कर रहा, और ऐसे में और ज़्यादा वो देखिए आप उनको काम चोर बना रहे हैं। ठीक है, आप कफायत शारी हम ये कहते हैं करें, पूरा साल करें, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ दिनों के लिए या दिखावे के लिए कि भाई हमने कर दिया। आपने बात की स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब भी तो उसी कैबिनेट का और उसी चीज़ का हिस्सा है, तो बाकी जो वुज़रा हैं, बाकी जो आपकी इतनी बड़ी है चेयरमैन सेनेट भी हैं, बाकी भी हैं, हो सकता है कि आपने एक इंसान का देखा है, लेकिन मसला ये है कि हम एक इंसान को जो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, दूसरे को बिल्कुल ही डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन बात यह कि हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंसान पे इक्वल इंप्लीमेंट होगा, एग्जैक्टली तभी हालात जो है बेहतर होंगे। जो आपने कफायत शारी की एक बहुत बड़ी बात की है वो भी हो सकती है। सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप कफायत शारी पर? जी, उससे पहले नहीं बात कर रहे थे यार सादिक साहब, मैं समझी शायद कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो 21 लाख तनख्वाह बढ़ाई है वो वापस आ गए हैं और उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया है। जी सायरा जी, ये तो उन्होंने तारीफ की है बेसिकली, ये कुछ कफायत शारी में थोड़ी उनकी चीजें आती हैं। वो इस कफायत शारी की तो देखा है वो बताया है, देखा तो बहुत कुछ हमने भी है। असगर साहब प्लीज बात कर दीजिए। जी सायरा जी बताइएगा प्लीज। नहीं बस ये मैं तो यही कहना था कि वो 21 लाख तनख्वाह वापस कर दी, और कफायत शारी किसको बेवकूफ बना रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कफायत शारी, और उसके बाद मेरा ख्याल में आप लोगों को बताऊं कि मैं उस असेंबली की मेंबर रह चुकी हूँ कि जिस वक्त डॉलर का बहरान भी आया था, इन्होंने अवाम के ऊपर तो कदगन लगाई थी, लेकिन जो ये असेंबली के जो दौरे थे वो वैसे के वैसे चल रहे थे। आप यकीन नहीं करें कि एक भी कोई फ्रूटफुल मीटिंग वहां पर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइब होती है कि जाओ जरा जाके लंदन और बाकी शहरों में मुल्कों में घूम कर आओ। जी तो ये बस बेवकूफ पहले खुद करें, फिर हमें पता चले कि हाँ आए दिन हम लोग यहाँ पर इनकी वीडियोस में, इनकी टिकटॉक पे इनका प्रोटोकॉल देखते हैं और ये सारा कुछ चीजें देखते हैं और फिर उसके बाद सायरा जी आपने कहा कि पहले ये खुद करे, सो सिंध काबीना ने भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो उनकी जानिब से सामने आई। सिंध काबीना का 3 माह तनख्वाह ना लेने और वर्क फ्रॉम होम का एक फैसला जो है वो हमारे सामने आया है। मतलब हकीकी कफायत शारी की बात जो है वो सिंध काबीना की जानिब से देखने को आई है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो, सगीर चौधरी, असगर चौधरी, किरण खान, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।